ये बात है 3 साल पहले की। मेरे पार्टनर और मैंने अपना पहला घर खरीदा था। एक साधारण सा घर था, लेकिन पड़ोसी बहुत अच्छे थे। जिंदगी खुशहाल थी, इतनी खुशहाल कि जब 18 महीने के बाद उन्हीं पड़ोसियों ने अपना मकान बेचने का फैसला किया, जो हमारे घर से बड़ा था और जिसमें ड्राइववे, गैराज और बाथ टब जैसी सुविधाएं थीं। तो हमने मौका नहीं गंवाया, हमने उनका घर खरीद लिया और अपना पुराना घर बेचने के लिए बाजार में लगा दिया। कई खरीदारों के लेटर पढ़ने के बाद हमने उत्तर प्रदेश से आए एक जोड़े को चुना। वो हमसे हिंदी में नहीं बल्कि अंग्रेजी में बात करते थे, जबकि हम मराठी बोलते थे, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। उन्होंने घर के बारे में कुछ सुझाव मांगे और हल्की फुल्की बातें हुई, पर पीछे मुड़कर देखने पर वो तूफान से पहले की शांति थी। बड़े हादसों से पहले ही माहौल अजीब लगने लगा था। कभी आधी रात को अचानक जोरदार ठक ठक की आवाजें आती, तो कभी दीवारों के पार से बिना किसी चेतावनी के कान फाड़ू संगीत बजने लगता। ये लगातार नहीं होता था, लेकिन इतना ज़रूर था कि हम महसूस करने लगे कि जो इंसान कुछ कदमों की दूरी पर रह रहा है, उसे हम सच में नहीं जानते। पहला खतरे का संकेत तब मिला जब पड़ोसी की कार के दोनों तरफ बुरी तरह खरोंचें आई हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे तेज रफ्तार में दोनों तरफ से किसी चीज से रगड़ खाई हो। जब हमने पूछा तो उसने लड़खड़ाता हुआ जवाब दिया। एक तरफ सीमेंट का खंभा और दूसरी तरफ मुड़ते ट्रक का पहिया। हमने उस पर भरोसा कर लिया, हालांकि हमें बात जम नहीं रही थी। एक शाम करीब 6 बजे पड़ोसी ने घबराहट में हमें फ़ोन किया। उसने कहा कि कुछ लोग उसके घर के बाहर सुरक्षा कैमरे घुमा रहे हैं। उसने हमसे गुजारिश की कि हम देखें और पुलिस को बुलाएं। हमने देखा और सच में 2 आदमी घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। हमने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को आने में 20 मिनट लगे, इसीलिए वो चोर जा चुके थे। पड़ोसी की पत्नी गाड़ी दौड़ाते हुए आई, गली में पार्क किया और अपने प्यारे पोमेरेनियन कुत्ते और पहले से मौजूद पुलिस की तरफ भागती हुई अंदर गई। मैं जब अपना कुत्ता लेकर घूम रहा था तो मैंने पति को 3 गलियों दूर गाड़ी पार्क करते और फिर पैदल चलते देखा, मानो वो पुलिस से गाड़ी छुपा रहा हो। लेकिन उस वक्त ये ख्याल मेरे दिमाग में नहीं आया। बाद में जब हमने दरवाजे की घंटी के कैमरे की फुटेज देखी तो चोर घर में घुसने से पहले आपस में भोजपुरी में बात कर रहे थे कि किस घर को निशाना बनाना है। कुछ चोरी नहीं हुआ, कोई पकड़ा नहीं गया। मैंने पुलिस को कहा कि ये सब सेटअप लग रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एक हफ्ते बाद मैं गृह प्रवेश पार्टी में था जब पार्टनर का मैसेज आया कि बगल में फिर से जोरदार म्यूजिक बज रहा है। कुछ मिनटों बाद उन्होंने फ़ोन किया और उनकी आवाज़ में दहशत थी। पड़ोसी की गाड़ी हमारे सामने के बगीचे को रौंदते हुए पड़ोसी के अपने दरवाजे से जा टकराई थी। 2 आदमी तेज़ी से गाड़ी में महंगा सामान भर रहे थे। फ्लैट स्क्रीन टीवी, महंगे स्पीकर और दूसरे कीमती सामान। वो पिछले हफ्ते वाले आदमियों जैसे ही लग रहे थे। इस बार पुलिस बहुत जल्दी आई, ठीक 7 मिनट में। पुलिस ने उन्हें सामान भरते हुए ही दबोच लिया। जब पहचान पत्र मांगा गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई आईडी नहीं है। फिर माजरा और भी अजीब हो गया। गाड़ी चला रहे आदमी ने पुलिस अफसर की आंखों में आंखें डालकर कहा कि वो मेरा पड़ोसी है और उसका असली नाम भी लिया, लेकिन एक पेंच था। 9 महीनों में पड़ोसी ने हमसे कभी हिंदी में एक शब्द नहीं बोला था, लेकिन ये आदमी यूपी के लहजे में लगातार फ्लुएंसी से हिंदी बोल रहा था। अब खेल खत्म हुआ जानकर वो आदमी गाड़ी लेकर भाग निकला और हमारी शांत गलियों में एक जोरदार पीछा शुरू हुआ, जब तक पुलिस ने उन्हें घेर कर गिरफ्तार नहीं कर लिया। लेकिन पार्टनर को अभी भी पड़ोसी के घर के अंदर से हलचल सुनाई दे रही थी। पुलिस वापस गई और एक तीसरे संदिग्ध को घसीट कर बाहर निकाला। जब हम नुकसान की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए घर में एक पुलिस ऑफिसर के साथ बैठे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। हमने मुड़कर देखा और वो था असली पड़ोसी। उसे पहचानना मुश्किल था। उसका चेहरा सूजा हुआ और लहूलुहान था। एक आंख पूरी तरह बंद हो गई थी, मुंह फटा हुआ था और एक हाथ बेकार लटक रहा था, जिस पर बचाव में लगाए गए चाकू के घाव के निशान थे। वो जंगली, आक्रामक और टूटा हुआ लग रहा था। पुलिस अफसर ने दखल देने की कोशिश की, लेकिन पड़ोसी ने साफ इनकार कर दिया। जब पीड़ित ही नहीं बोलेगा तो अफसर के पास उसे घर वापस भेजने के अलावा कोई चारा नहीं था। उस रात बाद में पड़ोसी फिर हमारे दरवाजे पर आया। वो कांप रहा था। उसने कबूल किया कि उसने पत्नी को धोखा दिया है और उसका दावा था कि पत्नी ने उसे ख़त्म करने के लिए लोगों को भेजा था। उसने हमारे घर में सोने की भीख मांगी। हम डरे हुए थे और इस अंडरवर्ल्ड नाटक में बिल्कुल नहीं उलझना चाहते थे, इसीलिए हमने तो मना कर दिया। पार्टनर ने उसे अस्पताल छोड़ने की पेशकश की,
हमने उसे रात 10:30 बजे छोड़ा और कहा कि हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, इसीलिए रात कहीं और बिताएंगे। लेकिन हम कहीं नहीं गए। हम घर लौटे, हर दरवाज़ा हर खिड़की बंद कर दी और सांस लेने की कोशिश की। रात करीब 1 बजे हमारे कुत्ते ने गुर्राना शुरू किया, ख़ास धीमी गुर्राहट, जो वो सिर्फ तब करता है जब कोई दरवाजे पर हो। हमने कैमरा चेक किया और वो था। पड़ोसी अस्पताल से वापस आया था और हमारे बरामदे पर खड़ा बार बार घंटी बजा रहा था। हम अंधेरे में बैठकर चुपचाप स्क्रीन देखते रहे। फिर एक अनंत काल के बाद एक गाड़ी गली में मुड़ी। पड़ोसी घबरा गया, वो बरामदे से भागा और हमारी गाड़ियों के पीछे छुप गया। अंधेरे में दुबका हुआ इस लहूलुहान टूटे हुए आदमी को हमारी गाड़ियों के पीछे छुपकर घात लगाते देखना अब तक की सबसे डरावनी चीज़ों में से एक था। गाड़ी रुकी और एक औरत बाहर निकली। वो उसकी पत्नी थी। वो अपने दरवाजे की तरफ बढ़ी और हमारे ड्राइववे की तरफ देखा। उसने उसे देख लिया। हमने सांस रोककर इंतज़ार किया। वो उसकी तरफ बढ़ी और जैसे ही वो सड़क की धुंधली पीली रोशनी में आई, उसने रोना शुरू कर दिया। एक भयावह पेट से निकली रुदन, वो खतरनाक चिंघाड़ता हुआ रोना। वो चुप रहा और वो सवाल पर सवाल पूछती रही। उसकी सिसकियां तेज होती गईं और खाली गली में गूंजती रहीं। आखिरकार दोनों गाड़ी में बैठकर चले गए। 3 दिन तक हमने उन्हें नहीं देखा। हमें ये भी नहीं पता था कि उनका कुत्ता कहाँ है। पत्नी आखिर में अकेली लौटी। उसे कुत्ता घर में मिला और उसने हमें बताया कि उसे नहीं लगता कि वो अपने पति को फिर कभी देखेगी। अब असली हकीकत चाहे जो भी हो, नशा, कर्ज या वो शादी जो जानलेवा हो गई, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई और मैं इसका जवाब कभी जानना नहीं चाहता कि क्या वो औरत एक इंसान नहीं बल्कि कोई डायन थी जो अपने ही आदमी को खा गई। दूसरी कहानी है खिड़की के बाहर का साया। ये सब 2017 में शुरू हुआ था, जब मैं अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ पुणे के एक उपनगरीय इलाके में एक नए मकान में रहने आया। कहानी के अहम हिस्से पर आने से पहले मुझे अपने कमरे और उसकी स्थिति के बारे में कुछ बातें बताना ज़रूरी हैं, ताकि मेरे नज़रिए से सब कुछ समझा जा सके। हम जिस मकान में आए वो स्प्लिट लेवल वाला था, यानी अलग अलग मंजिलों वाला, जो छोटी छोटी सीढ़ियों से जुड़े थे। हर एक फ्लैट अलग मंजिल था। मेरा कमरा न मुख्य मंजिल पर था न बेसमेंट में, बल्कि ठीक बीच में ज़मीनी स्तर पर था। एक दीवार गैराज के साथ साझा थी और दूसरी तरफ एक बड़ी खिड़की थी जो पिछवाड़े की तरफ खुलती थी। उस वक्त उस खिड़की में प्लास्टिक की वर्टिकल पट्टियां लगी थीं, जिनमें से कई गायब थीं, तो पूरी तरह बंद करने पर भी उन गैप से बाहर दिखता था। गैराज वाली दीवार की तरफ मेरी अलमारी थी, जिस पर बड़े शीशे वाले स्लाइडिंग दरवाजे लगे थे। इसका मतलब था कि जब मैं बिस्तर पर होता था, चाहे किसी भी करवट, खिड़की का प्रतिबिंब हमेशा मुझे दिखता था। रहने के करीब 1 साल के बाद मैंने कुछ नोटिस करना शुरू किया। जब मैं 15 साल का था, मुझे याद है कि मुझे नींद नहीं आती थी, तो मैं रात को लेटकर टैबलेट पर YouTube वीडियो देखता था। एक रात मुझे खिड़की के बाहर कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैंने खिड़की खुली छोड़ी थी क्योंकि बहुत गर्मी थी और हमने अभी तक एसी नहीं लगाया था। जो आवाज़ सुनी वो कदमों जैसी या फिर कुछ खिसकने जैसी थी। मैंने जल्दी से वीडियो रोका और टैबलेट नीचे रख दिया। वीडियो के साथ साथ आवाज़ भी रुक गई, जिससे मुझे लगा शायद वो वीडियो में से ही आ रही थी या फिर वो मेरा वहम था। मैंने वीडियो दोबारा चलाया और आवाज़ फिर से आई। मैंने बाईं तरफ खिड़की की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। आखिरकार नींद आ गई। कुछ रातें शांति से गुजरी, लेकिन फिर एक रात वही आवाज़ दोबारा आई। इस बार मैं लंबे वक्त तक सुनता रहा। मुझे लगा जैसे अब सांसें भी सुनाई दे रही हैं। मैंने खिड़की की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं था। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि ये मेरा दिमाग है और अलमारी के शीशे की तरफ मुंह कर लिया। जैसे ही मैंने टैबलेट उठाया, मुझे खिड़की के किसी गैप से शीशे में कुछ हिलता दिखा। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैं तुरंत उठा और माता पिता को जगाने चला गया। पापा को यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन वो बाहर देखने गए। कुछ मिनटों में वापस आए और बोले, अरे कोई भी नहीं है बाहर तो। उन्होंने रिंग कैमरा भी चेक किया, कोई नहीं था। मैंने कहा हो सकता है वो पड़ोसी की बाड़ फांद कर भागा हो, लेकिन पापा ने कहा कि ये एक सुरक्षित मोहल्ला है
और मुझे डरावनी फिल्में देखना बंद करनी चाहिए। दुर्भाग्य से मैंने उनकी बात मान ली और वापस सो गया। इसके बाद हर कुछ हफ्तों या महीनों बाद वो आवाज़ें फिर आती। हर बार मैं खुद को यकीन दिला देता कि ये सब मेरा वहम है, मेरे दिमाग की उपज। जब ठंड आई और सब कुछ कोहरे में ढक गया तो आवाज़ें आना बंद हो गईं और मैं उन्हें भूल गया। अगले साल फिर शुरू हो गया। महीने में 1-2 बार से ज़्यादा नहीं होता था और हमेशा रात को 11 बजे के बाद, चाहे आवाज़ें साफ कदमों जैसी हों या गहरी सांसों जैसी। मैं ध्यान नहीं देने की कोशिश करता था और खिड़की की तरफ बिल्कुल नहीं देखता था। लेकिन एक रात अपनी समझदारी के खिलाफ जाकर मैंने देखा, सीधे खिड़की की तरफ नहीं बल्कि शीशे में। इस बार मुझे एक इंसान की परछाई बिल्कुल साफ दिखी। मैं फिर ऊपर भागा लेकिन नतीजा वही रहा। ये सिलसिला चलता रहा और मैं खिड़की से नजरें चुराता रहा। दिसंबर 2021 की शुरुआत में एक रात जोरदार आंधी आई। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिस्कॉर्ड पर बात कर रहा था जब रात करीब 11:30 बजे पानी लेने गया। रास्ते में अपने पेरेंट्स को ड्राइंग रूम में बैठे देख हैरान हुआ, क्योंकि वो इतनी रात को कम ही बाहर रहते थे। उनके चेहरे तनावग्रस्त थे। मैंने पूछा कि सब ठीक तो है, तो उन्होंने टाल दिया। लेकिन जैसे ही मैं सीढ़ियों की तरफ मुड़ा, सामने वाली खिड़की से लाल और नीली रोशनी की चमक दिखी। एक पुलिस की गाड़ी हमारे ड्राइववे में आ रही थी। मेरे पेरेंट्स तुरंत खड़े हो गए, जैसे उन्हें इसका इंतज़ार था, और मुझे मेरे कमरे में भेज दिया। 2 मिनट भी नहीं बीते कि मुझे वापस बुलाया गया। इस बार उन्होंने सब बताया। पापा ने बताया कि आंधी के दौरान जब वो सोने से पहले पीछे की तरफ चेक करने गए थे, तब मेरी खिड़की की रोशनी में उन्हें कुछ दिखा। जब आंखें ठीक से देखने लगी तो वो एक आदमी था जो बिना हिले ढुले मेरी खिड़की के ठीक बाहर खड़ा था और अंदर झांक रहा था। पापा ने उसे पकड़ने के लिए आवाज़ लगाई और आगे बढ़े, लेकिन वो तुरंत मुड़ा और भाग गया। पीछे की बाड़ इस तरह फांदी जैसे उसने ये सैकड़ों बार किया हो, और पड़ोसी के यहाँ से अंधेरे में गायब हो गया। उस पल में वो सब कुछ जिससे मैं सालों से डरता रहा था, वो अब सिर्फ एक आशंका नहीं रही बल्कि हकीकत बन गई थी। मैंने कुछ नहीं सोचा था, वो सच में वहाँ था, मेरे दिमाग का वहम नहीं था। मेरे पेरेंट्स ने घबराकर पुलिस बुलाई और पड़ोसन को बताने दरवाज़ा खटखटाया। उस बुजुर्ग औरत ने दरवाज़ा नहीं खोला बल्कि चिल्लाई कि वो खुद पुलिस बुलाएगी। पुलिस आई, लेकिन पापा ने उस आदमी को ठीक से नहीं देखा था, तो ज़्यादा कुछ हो नहीं सका। पड़ोसन की वो प्रतिक्रिया आज भी मुझे संदिग्ध लगती है। क्या वो उस आदमी के साथ रहती थी? क्या उसने उसे देखा था और सोचा कि वही दरवाज़ा खटखटा रहा है? क्या वो भी उस आदमी के साथ मिली हुई थी? आखिर वो कौन था? क्या मैं उस इंसान को जानता था जो वर्षों मेरी खिड़की के बाहर खड़ा रहा, या वो सिर्फ एक भटका हुआ इंसान था जिसने एक लड़के के कमरे की अधूरी ढकी खिड़की का फ़ायदा उठाया? क्या वो सिर्फ देखना चाहता था या कुछ और करने की हिम्मत जुटा रहा था? ये सवाल आज भी मुझे डराते हैं। ये जानकर कि वो सच में वहाँ था, वो हर आवाज़ जिसे मैंने नज़रअंदाज किया, हर सांस जिसे मैंने अपना वहम समझा, हर परछाई जिसे देखने से मैं डरा, अब कहीं ज़्यादा भयावह लगती है। मैंने तब से कमरा बदल लिया है और पीछे की तरफ खुलने वाली खिड़कियों को अब पहले जैसी नज़र से नहीं देख पाता। ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरी नई खिड़की अब गली की तरफ खुलती है। जो बात मुझे सबसे ज़्यादा डराती है वो ये नहीं कि ये हुआ क्या, बल्कि ये है कि ये इतने लंबे वक्त तक बिना किसी को पता चले चलता रहा, और कितनी आसानी से ये आगे भी चलता रह सकता था। या कौन जाने वो इंसान फिर से कब मेरे पास आना शुरू कर दे। तीसरी कहानी, दीवार के पीछे की आहट। दिसंबर के मध्य की एक ठंडी सर्दी का दिन था और मैं 15 साल का था। मैं अपने माँ बाप के साथ लखनऊ के एक उपनगरीय इलाके में एक अपार्टमेंट में रहता था। जगह कम पड़ने लगी थी और छोटी बहन आने वाली थी, तो बड़े घर में जाना ज़रूरी था। हमें कुछ कदमों की दूरी पर ही एक मकान मिला जो बहुत सस्ते दामों पर बिक रहा था। देखने में ख़ास नहीं था और इलाका भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जगह ठीक थी और जो पैसे बचे उनसे मन मुताबिक मरम्मत हो सकती थी। पापा ने बचे हुए पैसों से मरम्मत कराई, खासकर बेसमेंट की, क्योंकि वो बिना मरम्मत के लगभग काम का नहीं था। सफाई, नया फर्श, नए बीम, बाथरूम ठीक करवाया और नया वॉलपेपर लगाया जिसका पैटर्न मैंने खुद चुना था। शुरुआती कुछ महीने बेहतरीन रहे और मुझे नया घर बहुत पसंद आ रहा था, तब तक जब तक कि पहली संदिग्ध घटना हुई नहीं। पापा का जन्मदिन था और हम सब शाम को खाना खाने बाहर गए थे। सब ठीक रहा जब तक हम घर नहीं लौटे।
सब कुछ ठीक रहा जब तक हम घर नहीं लौटे। घर का मेन डोर खुला हुआ था। माँ बुरी तरह घबरा गई और हमने पापा से गुजारिश की कि वो हमें वहाँ से ले चलें, जबकि माँ ने पुलिस को फ़ोन किया। पापा ने अपने ट्रक के टूल बॉक्स से एक भारी रिंच उठाया और घर में घुसपैठिए को ढूंढने चले गए। हम 5 लंबे मिनट बाहर रहे। हम 5 मिनट बाहर बैठे रहे। पुलिस आई, उन्होंने पूरा घर छाना। हम काफ़ी देर बाहर बैठे रहे। पुलिस आई, उन्होंने पूरा घर छाना और पापा को ढूंढकर बाहर लाए। पापा ने बताया कि चोरी तो कुछ नहीं हुआ और कोई अंदर भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हिली हुई या पलटी हुई थीं, खासकर मेरी बुक शेल्फ की किताबें। पुलिस ने भी यही बात दोहराई। हम थोड़े परेशान थे, लेकिन आखिर में घर के अंदर चले गए। उस दिन से मुझे दीवारों के अंदर से और कभी कभी बेसमेंट के नीचे से अजीब आवाज़ें आने लगीं। मेरा कमरा बेसमेंट में ही था, लेकिन मैं इन आवाज़ों को पाइपों की आवाज़ें मानकर टाल देता था। आखिर ये एक पुराना मकान था। ये सब तब तक चला जब तक एक रात कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसे मैं समझा नहीं। ये सब तब तक चला जब तक एक रात कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसे मैं समझा नहीं सका। ये सब तब तक चलता रहा जब तक एक रात कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसे मैं समझ नहीं सका। रात के करीब 2 बज रहे थे और मैं चादर के नीचे बिना आवाज़ के मोबाइल चला रहा था, ताकि माँ और पापा को पता ना चल सके कि मैं अभी जागा हूँ। तभी मैंने सुना अपने बिस्तर के बगल वाली दीवार से बिल्कुल साफ हंसी की आवाज़। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया और आंखें शायद प्लेटों जितनी बड़ी हो गईं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, नज़रअंदाज करूं, माँ पापा को बुलाऊं या खुद देखने जाऊं। मैंने थोड़ी देर इंतज़ार करने का फैसला किया। करीब 30 मिनट पत्थर की तरह लेटे रहने के बाद मैंने सोचा ये नींद से वंचित दिमाग का वहम था और मैं सो गया। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल था। उस हंसी को मैं अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया, लेकिन उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की। अगले कुछ हफ्तों तक वही अजीब आवाज़ें आती रहीं, लेकिन मुझे अब वो सामान्य लगने लगी थीं। अब अगली घटना घटने से पहले मेरी बहन पैदा हो चुकी थी और चूंकि बेसमेंट काफ़ी बड़ा था और माँ को मुझ पर रात में उसकी देखभाल का भरोसा था, इसीलिए वो मेरे साथ मेरे कमरे में सोती थी। इसका मतलब ये नहीं कि माँ ने बेबी मॉनिटर नहीं लगाए थे। उन्होंने ड्राइंग रूम और किचन में पेरेंट यूनिट रखे हुए थे। एक रात मेरे पेरेंट्स देर रात के खाने पर बाहर गए और मुझे घर की देखभाल सौंप गए। मैं ड्राइंग रूम में फिल्म देख रहा था। जब किचन से कुछ लेने उठा तभी बेबी मॉनिटर से अजीब आवाज़ें आने लगीं और मेरा दिल धक से रह गया। मुझे पता था घर में कोई नहीं है, लेकिन वो कदमों की आवाज़ें थीं, भारी धमाकेदार कदम। अचानक मेरा डर सच हो गया जब मेरी बहन रोने लगी और स्पीकर से एक धीमी की आवाज़ आई। उसके बाद एक ज़ोरदार धमाका। मैंने तुरंत पहली चीज़ की जो मेरे दिमाग में आई, जो अब सोचकर लगता है कि हम दोनों की जान भी जा सकती थी। मैं तेज़ी से ऊपर पेरेंट्स के कमरे में गया और पापा की राइफ़ल उठा ली, लेकिन मेरे पास ट्रिगर लॉक की चाबी नहीं थी और ना ही गोलियां। मैंने सोचा लॉक को हाथ से छुपाकर दिखाऊंगा कि राइफ़ल लोड है। अगर हमला हुआ तो बट से बचाव करूंगा। बस एक ही ख्याल था कि बहन को सुरक्षित बाहर निकालना है। बेसमेंट के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने धीरे से खोला और सीढ़ियां उतरकर बहन के पालने की तरफ मुड़ा। वहां कोई नहीं था, लेकिन वो रो रही थी और बेबी मॉनिटर ज़मीन पर गिरा हुआ था। मैंने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, मेरे पास हथियार हैं, बाहर आओ नहीं तो मैं खुद ढूंढूंगा। फिर भी कुछ नहीं। मैंने बहन को उठाया और ऊपर भाग गया। बेसमेंट का दरवाज़ा बंद किया और उसके नीचे कुर्सी अड़ा दी। फिर माँ और पापा को फ़ोन किया। उन्होंने पुलिस को बुलाया और जितनी जल्दी हो सके घर आए। पुलिस पेरेंट्स से पहले पहुंची, इसीलिए उन्होंने मुझे और बहन को पुलिस की गाड़ी के पिछले हिस्से में बिठाया और एक ऑफिसर अंदर जांच करने गया। जब माँ और पिताजी आए तो मैंने सब बताया। वो हैरान और बहुत चिंतित थे। उन्हें पता था कि मैं ऐसी बातों में झूठ नहीं बोलता। पुलिस ऑफिसर बाहर आया और बोला कि घर में कोई नहीं है। ठीक उसी वक्त जब वो जाने की तैयारी कर रहे थे, पापा ने घबरा कर पूछा कि क्या उन्होंने बुक शेल्फ के पीछे देखा। मेरे कमरे की दीवार में एक बुक शेल्फ बनी हुई थी, इसीलिए पापा का सवाल मुझे भी अजीब लगा। पुलिस ऑफिसर भी चौंका और पापा से कहा कि अंदर चलकर बताएं क्या मतलब है। जब हम बेसमेंट में उतरे तो वो बुक शेल्फ दरवाजे की तरह थोड़ी सी खुली हुई थी और बेसमेंट की वो खिड़की जो पिछवाड़े की तरफ जाती थी पूरी खुली हुई थी और उसके सामने मेरी डेस्क खिसकी हुई थी। कोई तो उस खिड़की से अंदर आया था, उसी रास्ते से भागा था और उस बुक शेल्फ के पीछे एक छुपा हुआ रास्ता था
जो शायद हम में से किसी को भी पहले नहीं पता था। वो अजीब व गरीब आवाज़ें, दीवार के पीछे की हंसी, वो पहली बार का खुला दरवाज़ा और किताबों का हिलना, सब कुछ अचानक एक खतरनाक भयानक तस्वीर से जुड़ गया। कोई था और वो काफ़ी समय से था, लेकिन मेरी परेशानी ये नहीं कि वो आदमी या वो जो भी था कौन था। मेरी परेशानी ये थी कि क्या पापा इसके बारे में पहले से जानते थे या उन्होंने कुछ और ही षड्यंत्र रच रखा था जिसके बारे में हम कभी जान नहीं पाएंगे।